वेलकम टू डेली फैक्ट न्यू इनिशिएटिव। और इस इनिशिएटिव में हम शुरू करने जा रहे हैं पुलिस के लिए यूट्यूब क्लासेस। हमारा जो मेन इनिशिएटिव है, जनरल स्टडीज़ के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं लाइक हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, करंट अफेयर एंड साइंस एंड टेक, इन सभी को जो है वो कवर करेंगे फॉर पुलिस पटवारी एग्ज़ाम्स। अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हो तो आप हमारे इनिशिएटिव को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में शेयर कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग जो है वो हमने एक सेपरेट प्लेलिस्ट जो है वो ऑलरेडी बना दी है, आप चेक कर सकते हैं। और आज जो है वो हमारी जो होगी क्लास 1। हम शुरुआत करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के साथ, जिसमें हमारा मेन टारगेट रहेगा कि 10 से 15 क्लासेस में जो है वो हम पूरी की पूरी मॉडर्न हिस्ट्री को कवर करेंगे। मेन फोकस रहेगा टू द पॉइंट पढ़ने का, हमें कोई पीएचडी नहीं करनी है। टू द पॉइंट पढ़ेंगे और जितना एग्जाम में पूछा जाता है सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे। पुलिस और पटवारी के लिए ही जो है वो ये बैच रहेगा। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एक ब्रीफ कि हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ने क्या वाले हैं। तो हमारा जो टारगेट रहेगा 1707 से लेकर 1947, क्योंकि अब जो है वो हिस्ट्री ऑफ इंडिया कर दिया गया है। पहले जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री होता था सिलेबस में, लेकिन अब जो है वो हिस्ट्री ऑफ इंडिया मेंशन कर दिया है, यानी कि अब जो है वो एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न तीनों पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अब पुलिस का एग्जाम है, क्वेश्चन तो टोटली 2 या 3 आएंगे। तो क्या हमें जो है वो पूरा पढ़ना पड़ेगा? पूरा पढ़ना तो पड़ेगा, लेकिन हम पूरा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ेंगे। तो हम जो है वो 1707 से लेकर 1947 की मॉडर्न हिस्ट्री को कवर करेंगे, जिसमें मेन टॉपिक्स हमारे रहेंगे मुगल्स। सबसे पहले हम मुगल पीरियड को पढ़ेंगे, कौन कौन मुगल एम्परर था, किस टाइम पे था, और उसके टाइम पे क्या इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ, या उसने क्या इंपॉर्टेंट काम किया, उसने कौन सी जो है वो इंपॉर्टेंट जो है वो लड़ाई लड़ी, इसको जो है वो हम कवर करेंगे। देन रीजनल स्टेट्स यानी कि जैसे मुगल एम्पायर जो है वो पूरे के पूरे इंडिया पर स्प्रेड था। तो जब 1707 में मुगल एम्पायर टूटना शुरू हुआ तो फिर जो है वो स्टेट्स बनी, लाइक इंडिपेंडेंट स्टेट्स और सक्सेसर स्टेट। यानी कि कुछ जो है वो अपने आप जो है वो नई स्टेट्स बननी शुरू हो गई, लाइक वहाँ पर कोई लीडर बना और उस लीडर ने एक स्टेट एस्टेब्लिश कर दी। जैसे फॉर एग्जांपल एक मराठा, शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो है वो स्वराज का सपना देखा और उन्होंने एक मराठा स्टेट बनाई। सिख की अगर हम बात करें तो सिख की अगर हम बात करें तो महाराजा रंजीत सिंह का राइज होता है। ठीक है, सिमिलरली इस तरह से स्टेट्स बनी, तो इनको कहा जाता है इंडिपेंडेंट स्टेट्स, कि इंडिपेंडेंट बनी। देन सक्सेसर स्टेट यानी कि जो पहले मुगल साम्राज्य का पार्ट थी, उसके बाद वो टूटकर उन्होंने अपना शुरू कर दिया। जैसे कि बंगाल का फाउंडर मुर्शिद कुली खान को कहा गया, और डायरेक्ट एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंगाल का फाउंडर कौन था। तो हम जो है वो उसी तरह से क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और सब पूरा टॉपिक भी हमारा उसी तरह से कवर होगा। सक्सेसर स्टेट्स को हम अलग से कवर करेंगे। फिर उसका यूरोपियंस को डिस्कस करेंगे, किस तरह से जो है वो भारत में आए और उन्होंने क्या क्या काम भारत में किए। जैसे पोर्तुगीज़ आए तो पुर्तगालियों की अगर हम बात करें तो उन्होंने क्या क्या इंपॉर्टेंट काम किए, कौन सी इंपॉर्टेंट लड़ाई लड़ी, वो हम डिस्कस करेंगे। डच भारत में आए तो उन्होंने क्या किया। इंग्लिश, उनका स्ट्रांग होल्ड कहाँ पर था, उनके मेन इंपॉर्टेंट इवेंट क्या है। फ्रेंच, ये सभी जो है वो मेन इंपॉर्टेंट इवेंट जो है वो हम डिस्कस करेंगे। और इवन हमारा टारगेट रहेगा कि स्टोरी फॉर्मेट और ट्रिक्स बेस्ड जो है वो सारा का सारा लर्न करेंगे। देन उसके बाद इंपॉर्टेंट बैटल्स और ट्रीटीज, इसके एक अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि एक ना एक बैटल के बारे में जरूर पूछा जाता है, एक ना एक ट्रीटी के बारे में जरूर आता है। देन उसके बाद रिवोल्ट ऑफ 1857 को कवर करेंगे, यानी कि 1857 पर हम पहुंच गए हैं। यहाँ पर हम 1857 के रिवोल्ट को पढ़ेंगे, क्या कारण थे, क्यों हुआ और कौन लीडर थे। भारत की साइड से कौन लीडर था, यानी कि इंडियन लीडर कौन थे, और ब्रिटिशर्स कौन थे। कई बार ब्रिटिशर्स भी पूछे जा सकते हैं अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ बनाना है तो। सिविल, पीजेंट और ट्राइबल, ये इंपॉर्टेंट है। अब ये सिविल, पीजेंट और ट्राइबल क्या है एक्चुअल में, 1857 से पहले सिविल रिवोल्ट हुए, ट्राइबल रिवोल्ट हुए और पीजेंट रिवोल्ट हुए, उनको हम कवर करेंगे 1857 से पहले और बाद वाले दोनों। तो ये एक क्लास जो है वो हमारी इन टॉपिक्स पर रहेगी, टू द पॉइंट पढ़ेंगे। रीजंस एक बार डिस्कस कर लेंगे कि क्या रीजन है पूरे, फिर उसका रिवोल्ट का नाम, रिवोल्ट का लीडर और रिवोल्ट कब हुआ और कहाँ पर हुआ। ये इस तरह से जो है वो हम इसको कवर करेंगे। इंपॉर्टेंट इंटेलेक्चुअल्स को पढ़ेंगे, यानी कि राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, देवेंद्रनाथ टैगोर, इनके इंपॉर्टेंट काम। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है कि ब्रह्मो समाज का फाउंडर कौन था, या ब्रह्मो समाज कौन से ईयर में बनाया गया। या क्वेश्चन जो है वो आपको मैच द फॉलोइंग में भी आ सकता है, तो उसके लिए जो है वो आपको सीक्वेंस वाइज इवेंट्स का पता होना चाहिए। ब्रिटिशर्स को हम पढ़ेंगे, तो ब्रिटिशर्स के रिफॉर्म्स, यानी कि जिस तरह से ब्रिटिशर्स ने सती को अबॉलिश किया, विडो रिमैरिज एक्ट वो लेकर आए, स्लेवरी को अबॉलिश किया, ये सब डिस्कस करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट डिस्कस करेंगे, लाइक रेगुलेटिंग एक्ट, जिसके थ्रू जो है वो कंपनी रूल से जो है वो टेक ओवर किया क्राउन रूल की तरफ, वो सभी जो है वो स्टेप्स को हम डिस्कस करेंगे। पुलिस रिफॉर्म,
आर्मी और जुडिशरी, ये तीन इंपॉर्टेंट पिलर्स थे, पुलिस, आर्मी और जुडिशरी। इनको भी हम डिस्कस करेंगे, क्या क्या जो है वो रिफॉर्म्स ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसमें किए, ये हमारा टारगेट रहेगा। देन उसके बाद वेव ऑफ नेशनलिज्म, 1857 के बाद कहीं ना कहीं जो है वो भारत में जो है वो नेशनलिज्म की वेव जो है वो शुरू होती है। तो उसमें हम इंडियन लीडर्स की बात करेंगे, कौन कौन से लीडर्स थे, क्या उनका रोल था। ऑर्गेनाइजेशंस की बात करेंगे, जैसे कि आईएनसी बनी, इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी, तो उससे पहले कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी, बॉम्बे में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी, बंगाल में कौन सी थी, उसका फाउंडर कौन था, ये सभी हम कवर करेंगे। मेन इवेंट भी हम साथ में डिस्कस करेंगे। मेन इवेंट लाइक फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी या इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशंस, ये सभी हम कवर करेंगे। देन उसके बाद 1885 के बाद, जब हम 1885 में जब कांग्रेस को बना देंगे, उसके बाद हमारा टारगेट रहेगा कि हम मॉडरेट फेज, एक्सट्रीमिस्ट फेज और गांधीयन फेज, ये तीन पार्ट्स में डिवाइड करके जो है वो अपना फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ेंगे। मॉडरेट फेज यानी कि जब जो है वो आपका लीडर्स जो थे वो आपके ऐसे थे जो कि ब्रिटिश सरकार में बिलीव करते थे, उनका कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड जो है वो आज़ादी के लिए था कि रिफॉर्म्स हमें करने हैं। एक्सट्रीमिस्ट जो डायरेक्ट स्ट्रगल में विश्वास करते थे। गांधी जी का जो है वो आइडियोलॉजी यानी कि गांधीयन प्रिंसिपल जो पर जो बेस हमारा फ्रीडम स्ट्रगल है, उसको गांधीयन फेज कहा गया है। इसको भी हम जो है वो डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद क्वेश्चन जो है वो हमेशा माइनॉरिटी सेक्शन से पूछा जाता है, यानी कि जो मेजॉरिटी पोर्शन है हमारी मॉडर्न हिस्ट्री का, उसको तो सब पढ़ते हैं, लेकिन जो माइनॉरिटी में कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, यानी कि जो मेजर चीज़ें नहीं है, जो माइनर चीज़ें हैं, उनको इग्नोर करते हैं और क्वेश्चन वहीं से एग्जाम में पड़ जाता है। जैसे कि वुमेन, फार्मर, लेबर, स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे। जैसे कि वंदे भारत मूवमेंट एक बार एग्जाम में पूछा गया है, ये मूवमेंट किससे लिंक करती है। या अगर हम बात करें लेबर, लेबर के रिगार्डिंग ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस बनी या लेबर पार्टी बनी, किसने बनाई, कब बनाई। फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि स्वामी सजानंद सरस्वती का रोल, ऑल इंडिया किसान सभा बनी। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। वुमेन के रिगार्डिंग एनी बसंत का रोल, सरोजिनी नायडू ने कब जो है वो आईएनसी का सेशन प्रेसाइड किया, ये सभी जो है वो हम कवर करेंगे। और साथ में मिडिल सेक्शन, एजुकेटेड सेक्शन यानी कि एजुकेटेड इंडियंस, और हर सेक्शन का पार्टिसिपेशन जो है वो फ्रीडम स्ट्रगल में रहा, उन सबको हम डिस्कस करेंगे। शुरुआत हम आज करते हैं क्लास की मुगल रूल के साथ, क्योंकि देखो 1707 में हमें पढ़ना है, तो हम एक बेस प्रिपेयर कर लेते हैं ताकि हमारा मेडिवल सेक्शन भी साथ में कवर हो जाए, यानी कि पूरा का पूरा मुगल रूल एक ही पीडीएफ, एक ही वीडियो में कवर हो जाएगा। तो मुगल रूल की भारत में जो शुरुआत होती है वो बाबर के साथ होती है। बाबर कहाँ से आया था? काबुल से। काबुल से भारत में जो है वो बाबर आया था, उसको इनवाइट किया था बैरम खान ने, सॉरी बैरम खान नहीं, दौलत खान, ये दौलत खान होगा, दौलत खान। इसने जो है वो इनवाइट किया था बाबर को टू इन्वेड दिल्ली, यानी कि दिल्ली पर जो उस टाइम पे अफगान डायनेस्टी रूल कर रही थी, लोधी डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी को डिफीट करने के लिए बाबर को इनवाइट किया था दौलत खान ने। दौलत खान जो है वो पंजाब का, या अगर हम बात करें लाहौर का, उस टाइम पे गवर्नर था, उसने इनवाइट किया था। तो इसका रिजल्ट क्या रहा था? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 में हुई थी बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में, और इसका रिजल्ट क्या था? बाबर जीत गया था, यानी कि इब्राहिम लोधी जो है वो इस बैटल में मारा गया, और यहाँ से जो है वो लोधी डायनेस्टी जो है वो भारत में समाप्ति होती है। इसका फाउंडर जो है वो बहलूल लोधी था, बहलूल लोधी जो है वो इसका फाउंडर था। अब क्वेश्चन इसी तरह से एग्जाम में पूछा जा सकता है कि लोधी वंश का फाउंडर कौन था। डायनेस्टी का मतलब हो गया वंश। हम कोशिश करेंगे कि हिंदी में भी जो है वो साथ में जो है वो वर्ड्स को डिस्कस करें, ताकि जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं उनको भी हेल्प करे। इवन एक्सप्लेन तो मैं पूरा हिंदी में ही करता हूँ, लेकिन वर्ड्स का भी मेरी कोशिश रहेगी कि कुछ वर्ड्स को हम हिंदी में साथ में डिस्कस करेंगे। रिजल्ट क्या है? बाबर की विक्ट्री। तो मतलब क्या हुआ कि यहाँ से मुगल शासन जो है वो भारत में शुरुआत हुई। मुगल रूल इन इंडिया स्टार्टेड फ्रॉम दिस बैटल। तो बैटल ऑफ पानीपत इंपॉर्टेंट होगी। अब इसको फर्स्ट बैटल कहा गया है, मतलब और भी लड़ाइयाँ इस जगह पर हो रखी है। अगर हम बड़े एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, लाइक जिसमें हमें मेंस लिखना होता है, तो वहाँ पर क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह से बनता है कि क्यों पानीपत, पानीपत को क्यों ही जो है वो यहाँ पर सिलेक्ट किया गया। देन उसके बाद बाबर ने कुछ इंपॉर्टेंट लड़ाइयाँ लड़ी। बैटल ऑफ खानवा 1527 में राणा सांगा के साथ। अब महाराणा सांगा, ये जो राणा सांगा थे ये मेवाड़ के रूलर थे, इनके साथ जो है वो लड़ाई लड़ी, बैटल ऑफ खानवा, इनको डिफीट किया। बैटल ऑफ चंदेरी, ये मैदानी के साथ जो है वो लड़ाई लड़ी, मैदानी राय इनका नाम था। देन बैटल ऑफ घाघरा, ये 1529 में हुई, 1529 में। बाबर और अफगान चीफ, जो अफगान चीफ थे उनको लीड किया था महमूद लोधी ने। अब यहाँ पर जैसे यहाँ पर डिफीट हो गए इब्राहिम लोधी, तो उसके बाद कहीं ना कहीं जो उनके
कुछ जो जनरल थे उन्होंने कोशिश करी, यूनाइट हुए महमूद लोदी के अंडर कि हम बाबर को डिफीट करते हैं, बट लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुए। ये सभी बैटल्स में बाबर की विक्ट्री हुई और जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो मुगल रूल की शुरुआत हुई भारत में। 1530 में जो है वो बाबर की मृत्यु हो जाती है। तो याद रखना मृत्यु कब हुई, डेथ कब हुई है, 1530 में। इंपॉर्टेंट, अब ट्रिक बेस इसको हम याद करते हैं। तो उसको इसके रिगार्डिंग एक शॉर्ट ट्रिक बनाई गई है कि बाबर ने सबसे पहले क्या किया, पानी पिया, फिर उसने खाना खाया, फिर उसने चाय पी और फिर वो घर चला गया। पानी पिया से पानीपत, खाना खाया से खानवा, चंदेरी से चाय से चंदेरी और घाघरा से घर गया से घाघरा। तो ये हम इस तरह से याद कर सकते हैं। अब बाबर का सिग्निफिकेंस क्या है, देखो अब स्टोरी समझने के लिए हमें कुछ तो फैक्ट को याद करने के लिए हमें स्टोरी को समझना पड़ेगा। बाबर जीता कैसे? बाबर की आर्मी 10,000 की आर्मी थी और वहीं इब्राहिम लोदी 1 लाख की आर्मी लेकर खड़ा था। तो वो जीता कैसे? बाबर किस तरह से? तो बाबर ने सबसे पहले रूमी वारफेयर का मेथड का यू फॉलो किया। रूमी मतलब एक तरह से इसको जो है वो टर्किश वारफेयर सिस्टम था, डिफेंस की फॉर्म में। उसने अपनी आर्मी को यूनिट्स में डिवाइड किया, 1 यूनिट, 2 यूनिट, तीसरा, इस तरह से यूनिट वाइज जो है वो उसने अपनी आर्मी को जो है वो पानीपत की जो है वो फील्ड, बैटल फील्ड में उतारा और फिर उसने डिफीट किया इब्राहिम लोदी को। बाबर के अराइवल से इंडियन आर्ट एंड कल्चर में चार बाग सिस्टम, ये जो फेमस बाग है, जिस तरह से अगर देखते हैं वो सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ, चार बाग सिस्टम। बाबर ने जो है वो बाबरनामा खुद लिखी है टर्की लैंग्वेज में। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है कि बाबरनामा को ट्रांसलेट किसने किया है। तो अब्दुल रहीम खाने खान, ये पर्सनालिटी का नाम अभी जब हम अकबर को पढ़ेंगे वहां पर आएगा। अब्दुल रहीम खाने खान ने जो बाबरनामा था इसको टर्की से पर्शियन में ट्रांसलेट किया था। तो ये नाम जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, अब्दुल रहीम खाने खान। बाबर का जो टूम्ब है यानी कि जो इसका मकबरा है वो काबुल में है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रखा है ऑलरेडी, 4 मुगल एम्परर के नाम थे और पूछा था कि किसका जो आपका ये टूम्ब है या जो मकबरा है वो भारत में नहीं है। तो बाबर का जो मकबरा है वो काबुल में है, याद रखना। और तिमरूड डायनेस्टी की जो है वो एस्टेब्लिशमेंट भारत में जो है वो बाबर ने की। नेक्स्ट उसके बाद जो एम्परर बनता है वो बनता है हुमायूं। हुमायूं जो है वो बाबर का बेटा था। 1530 से लेकर 1556 के बीच में जो है वो इसने रूल किया। इंपॉर्टेंट इवेंट क्या आता है कि हुमायूं ने एक्सपेंशन कोशिश करने की कोशिश की, यानी कि बाबर ने जो है वो दिल्ली का रूल तो हुमायूं को दिलवा दिया, लेकिन उसके बाद हुमायूं ने क्या किया, एक्सपैंड करने की कोशिश की, यानी एक्सपेंशन। अब एक्सपेंशन वो कहाँ पर कर सकता था, या तो वो ईस्ट साइड पे एक्सपेंशन करता या वो वेस्ट साइड पे एक्सपेंशन करता। अब इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे जो हमें याद रखना है एग्जाम के लिए, कि ईस्ट साइड पे यहाँ पर थे शेरशाह सूरी और वेस्ट साइड पर यहाँ पर थे बहादुर शाह, यानी कि गुजरात। अब गुजरात, जब हुमायूं गुजरात पे कंट्रोल करते तो शेरशाह सूरी खुद को रिवोल्ट कर देते, शेरशाह सूरी यहाँ पर रिवोल्ट कर देते। जब हुमायूं शेरशाह सूरी को डिफीट करते तो बाबर यहाँ पर जो आपका ये बहादुर शाह है गुजरात के, ये जो है वो रिवोल्ट कर देते। तो हुमायूं कभी इधर लड़ रहे थे कभी इधर लड़ रहे थे। इसी लड़ाई के चक्कर में 2 इंपॉर्टेंट बैटल हो गए, बैटल ऑफ चौसा 1539 और बैटल ऑफ कनौज 1540। और हुमायूं जो है वो शेरशाह सूरी से हार गए। ये लड़ाई हुमायूं वर्सेस शेरशाह सूरी हुई। इसका रिजल्ट क्या रहा, शेरशाह सूरी जीत गए, यानी कि मुगल जो अंपायर शुरुआत की थी वो यहाँ पर रुक गया, 1540 में रुक गया और सुर डायनेस्टी जो है वो शुरुआत हो गई। सुर डायनेस्टी 1540 से लेकर 1556 तक जो है वो उन्होंने रूल किया। जितने रिफॉर्म्स यहाँ पर शेरशाह सूरी ने किए वो आज भी हमारी जो है वो इकोनॉमी का पार्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल लाइक कि पोस्ट ऑफ कंगो, पटवारी, जो रिफॉर्म्स के, इवन लाइक डीमोनेटाइजेशन, जो नोटबंदी की गई थी और जो नए नोट इंट्रोड्यूस किए गए थे, जिस तरह से इस बार जो है वो हमारे मॉडर्न टाइम में जो है वो भारत सरकार ने किया, शेरशाह सूरी ने उस टाइम पे भी किया था। मेन लीडर्स की अगर हम बात करें इस डायनेस्टी में तो शेरशाह सूरी जो इसका फाउंडर था, इस्लाम शाह इसका बेटा था और सिकंदर शाह, ये 3 इंपॉर्टेंट जो है वो रूलर्स थे। अब एक बात ध्यान में रखना कि जब राजा स्ट्रांग होगा तो वो एक्सपैंड करेगा, लेकिन जब राजा कमज़ोर होगा तो उसका राज्य चला जाएगा। तो यानी कि सिकंदर शाह जब कमज़ोर था तो हुमायूं ने इसका फ़ायदा उठाया और दोबारा से जो है वो 1556 में जो है वो हुमायूं ने क्या किया, सिकंदर शाह को मारकर अपना जो दिल्ली का जो राज था उसको वापस टेक ओवर कर लिया। शेरशाह सूरी जो ये सुर डायनेस्टी थी इसको सेकंड अफगान डायनेस्टी भी कहा गया है। जो फर्स्ट अफगान डायनेस्टी थी वो थी लोधी। तो ये याद रखना, फर्स्ट कौन सी थी, लोधी, और सेकंड कौन सी होगी आपकी अफगान डायनेस्टी, सुर डायनेस्टी।
देन उसके बाद इंपॉर्टेंट आता है अकबर। अकबर हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अकबर को पढ़ना मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1556 से लेकर 1605, जब हुमायूं वापस जा रहे थे 1540 में, तो वो जाते जाते शादी करते हैं और फिर अकबर का बर्थ होता है 1542 में। फादर हुमायूं थे और मदर हमीदा बानो। फादर और मदर दोनों के नाम याद रखने जरूरी है। इवन हुमायूं तो चलो हमें इजीली याद रह जाएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट हमें याद रखना है कि इसका टूम्ब कहाँ पर है, सिकंदरा में। सिकंदरा कहाँ पर है, यूपी में, सिकंदराबाद जो है, जहाँ पर जो है वो इसका जो है वो टूम्ब है, टूम्ब यानी कि मकबरा। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत 1556। अब कहानी कुछ ऐसी है कि 1556 में डेथ हो गई हुमायूं की। हुमायूं जो है वो अपनी सीढ़ियों से गिरकर मर गए। अब जब वो मर गए तो उस टाइम पे जो हिंदू राजा था हेमू, इसने क्या किया, दिल्ली पर जो है वो अटैक कर दिया। अकबर उस टाइम पे दिल्ली में नहीं थे और दिल्ली पर क्या जो है वो कंट्रोल कर लिया, और हेमचंद्र को जो है वो मुगल एम्प जो है वो जो है वो लास्ट हिंदू एम्परर ऑफ इंडिया भी कहा गया है। हेमचंद्र लास्ट हिंदू एम्परर ऑफ इंडिया भी कहा गया है हेमचंद्र। ये दिल्ली पर कंट्रोल कर लेते हैं। जब अकबर वापस आते हैं तो अकबर 1526 में आते हैं, तो यहाँ पर होती है सेकंड बैटल ऑफ पानीपत 1526, हेमू वर्सेस अकबर। अकबर की जो आर्मी थी उसको लीड किया था बैरम खान ने। बैरम खान गवर्नर था, मिलिट्री जनरल था अकबर का, और यहाँ पर जो है वो हेमचंद्र जो है वो राजपूत रूलर थे। रिजल्ट क्या होता है, अकबर की विक्ट्री। यहाँ पर जो है वो अकबर जो है वो जीत जाता है, यानी कि बैरम खान के अंडर जो है वो मुगल फोर्सेस जीत जाती है। और इसमें क्या होता है कि कहीं से जो है वो हेमचंद्र जो है वो हाथी के ऊपर बैठे हुए थे। ये कोई भी लड़ाई जो है वो नहीं हारे थे, 21 बैटल इन्होंने लड़ी और उसमें से कोई नहीं हारे थे। सिर्फ एक पानीपत का युद्ध, एक ही बैटल जो है वो ये हारे। इन्होंने अपने आप को विक्रमादित्य का टाइटल भी दिया था। 21 बैटल जो है वो उन्होंने लगातार जीती थी, एक भी बैटल नहीं हारी थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें याद रखना है, ये हाथी के ऊपर बैठे हुए थे और कहीं से जो है वो तीर जो है वो इनकी आंख में आके लग जाता है, जिसकी वजह से हाथी से गिर जाते हैं। और जब सेनापति गिर गया तो सेना का मनोबल टूट गया, तो फिर फाइनली जो है वो सेना जो है वो भाग गई और हेमचंद्र की डेथ हो जाती है यहाँ पे, और अकबर की विक्ट्री। तो इसको कहा जाता है सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। इसके बाद इंपॉर्टेंट एक लड़ाई है बैटल ऑफ हल्दी घाटी। ये 1576 में हुई थी। ये अकबर वर्सेस महाराणा प्रताप। अकबर की फोर्सेस को यहाँ पर लीड किया था मान सिंह ने। मान सिंह जो है वो महाराणा प्रताप से लड़ने के लिए गए थे, अकबर के ने जो है वो उनको आर्मी लेकर भेजा था। इसका रिजल्ट अकबर की विक्ट्री जरूर है, लेकिन महाराणा प्रताप को पकड़ नहीं पाए थे। फेल टू कैप्चर महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप को जो है वो पकड़ नहीं पाए थे। नेक्स्ट उसके बाद अकबर के टाइम पे जो हमें याद रखना है, अब ये थोड़ा सा इन डेप्थ हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन हमें नहीं पता एग्जाम में किस तरह से बनेगा। इस बार पुलिस का नया पैटर्न होने वाला है, पब्लिक सर्विस कमीशन करवाएगा, तो हो सकता है कि इन डेप्थ क्वेश्चन पूछा जाए। तो अकबर के टाइम पे जो अंपायर डिवीजन थी वो किस तरह से थी। सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट थी, यानी कि जिस तरह से आज है। यहाँ पर मुगल एम्परर था, यानी कि मोनार्क सिस्टम था, और उसको असिस्ट करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जैसे इस टाइम पे अभी है प्राइम मिनिस्टर को जो असिस्ट करती है, वैसे ही जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थी, जिसको कौन अपॉइंट करता था, एम्परर इटसेल्फ। देन प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें, यानी कि प्रांतेय, कि मुगल साम्राज्य जो है वो किस तरह से जो है वो डिवाइड था। तो प्रोविंसेस में सबसे पहले सूबा था, जिसको प्रोविंस कहा गया। देन उसका सरकार, जिसको डिस्ट्रिक्ट कहा गया, परगना जिसको सब डिस्ट्रिक्ट कहा गया, और सबसे नीचे हो गए विलेज। ये सीक्वेंस एग्जाम में आ सकता है, तो इसको इसी तरह से हम याद कर सकते हैं, सूबा, सरकार, परगना, विलेज। ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन अकबर के टाइम पे अकबर ने इंट्रोड्यूस किया था मनसबदारी सिस्टम। मनसबदारी सिस्टम काइंड ऑफ अ फ्यूडल सिस्टम, फ्यूडलिज्म भी इसको कहा गया है। इसको अकबर ने इंट्रोड्यूस किया था। ये एक तरह से रैंकिंग सिस्टम है कि जो अफसर को किस तरह का रैंक देना है, तो ये जो है वो इसमें डिसाइड किया गया। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे लोएस्ट जो रैंक था वो 10 नंबर था, और सबसे हाईएस्ट जो रैंक था वो था 5000 या 7000। 7000 जो है वो रॉयल या जो अकबर के बहुत ज़्यादा फेवरेट थे उनको मिला। वैसे मैक्सिमम केसेस में 5000 ही था। इसमें जो ये मनसबदारी सिस्टम है, मनसब को जो अपॉइंट करना था, ये अपॉइंटमेंट, प्रमोशन और डिसमिसल, ये तीनों काम जो है वो अकबर खुद अपने आप करते थे। यानी कि मान सिंह को उन्होंने जो है वो हायर मनसबदारी दी। मनसबदारी देने का, हायर रैंक देने का मतलब क्या हो गया, अपनी आर्मी में हायर पोजीशन देना, मतलब रिस्पेक्ट देना। अब रिस्पेक्ट सिर्फ उस ऑफिसर को दी जा रही है क्योंकि वो ऑफिसर उन्हें अच्छा लगा, उनका बेटा उन्हें अच्छा लगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। तो दैट मीन्स ये ऑफिस हेरिडेटरी नहीं था।
अगर मान सिंह बन गए, ठीक है, उनको जो है वो 5-7 हज़ार की मनसबदारी दे दी, हायर रैंक दे दिया, मेरे को जो है वो गवर्नर बन गए या जनरल बन गए आर्मी में, तो उनको जो है वो उनका बेटा जो है वो अगला बनेगा ऐसी गारंटी नहीं है। दैट मीन्स ऑफिस जो है वो हेरिडिटरी नहीं था। अकबर के टाइम पे 9 रत्न हमें याद रखने बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें अब्दुल रहीम खाने खान, ये वही पर्सनैलिटी है जिन्होंने बाबरनामा को ट्रांसलेट किया था टर्की से पर्शियन में। राजा बिरबल, राजा बिरबल का नाम जो है वो महेश दास था, पहला नाम, पहले जो नाम था वो महेश दास था। और जो राजा का बिरबल का जो राजा बिरबल नाम जो दिया वो अकबर ने दिया था। ये इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि राजा बिरबल को राजा जो महेश दास था, या इस तरह से पूछ सकते हैं कि राजा बिरबल का दूसरा नाम क्या था। पहला, पहली इस तरह से बन सकता है। सेकंड क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि राजा बिरबल को टाइटल ये राजा बिरबल वाला किसने दिया था, तो याद रखना अकबर ने दिया था। देन उसका राजा तोदरमल, ये फाइनेंस मिनिस्टर थे अकबर के, ये खत्री यानी कि ब्राह्मण थे, और इन्होंने बंदोबस्त सिस्टम, रेवेन्यू कलेक्शन के लिए शुरुआत की थी, बंदोबस्त सिस्टम। राजा मान सिंह हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। मिर्ज़ा अजीज़ कोका, ये भी जो है वो 9 रत्न में से एक थे। अबुल फैजल, ये कोर्ट हिस्टोरियन जो है वो अकबर के थे, इनके बारे में सिर्फ इतना याद रखना जरूरी है। फैजी की अगर हम बात करें, ये भी हिस्टोरियन एक तरह से कोर्ट में थे इनके 9 रत्न में। और इन्होंने लीलावती, लीलावती क्या है, ये मैथ्स में वर्क किया है, यानी कि मैथ्स की एक बुक है, इसको ट्रांसलेट किया था पर्शियन में। फ़कीर अज़ीउद्दीन, ये भी जो है वो अकबर के एक 9 रत्न में से एक थे। देन उसके बाद इंपॉर्टेंट है तानसेन। तानसेन म्यूजिशियन थे अकबर के कोर्ट में, और तानसेन को जो ये तानसेन वाला टाइटल है ये दिया था राजा रामचंद्र ऑफ ग्वालियर। याद रखना ये टाइटल अकबर ने नहीं दिया है, और ग्वालियर आज भी म्यूजिक के लिए फेमस है, सिटी ऑफ तानसेन कहा जाता है या सिटी ऑफ म्यूजिक कहा जाता है। मियाँ का जो टाइटल था ये दिया था अकबर ने, तो तानसेन का टाइटल किसने दिया था, राजा रामचंद्र। इसको आर टी से याद रख सकते हैं, टी आर से याद रख सकते हैं, आर टी या टी आर से। और मियाँ का टाइटल किसने दिया था, अकबर ने, तो उसको हम मियाँ से याद रख सकते हैं, एम ए, एम ए से हम इसको याद कर सकते हैं। और तानसेन ने क्या किया था, ग्रुप जो आपका द्रुपद है उसको जो है वो कंपोज किया था। देन इसके बाद नेक्स्ट जो एम्प्रर थे वो थे जहांगीर, 1605 से लेकर 1627। सीक्वेंस भी याद करना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि कौन सा पहले बना था। इसकी वाइफ जो थी वो थी नूरजहाँ। नूरजहाँ ने अपने पर्सनस को अपॉइंट किया था, यानी कि अपने फैमिली मेम्बर्स जो थे उनको अपॉइंट किया था आर्मी में या मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में। जहांगीर का दूसरा नाम सलीम था, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। सलीम डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि किस जो मुगल एम्पर था उसका नाम जो है वो सलीम, उसको सलीम भी कहा जाता था, तो जहांगीर है। और कन्फ्यूज़न शाहजहाँ के साथ ही ऑलमोस्ट होती है। ब्रिटिशर्स की अगर हम बात करें, क्योंकि 1600 में जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई थी, क्वीन ने चार्टर जो है वो पास कर दिया था। 1608 में कैप्टन हॉकिंग्स जो है वो जहांगीर के कोर्ट में गए थे परमिशन लेने के लिए कि सर परमिशन दे दीजिए, हमें एक कंपनी लगानी है। 1615 में थॉमस रॉय भी गए थे कोर्ट में जो है वो परमिशन के लिए मुगल एम्पर से, तो उन्हें भी जो है वो परमिशन दे दी गई थी कि आप जो है वो मुगल एम्पायर में कहीं भी कंपनी लगा सकते हो, इन रिटर्न आपको एनुअल पेमेंट देनी पड़ेगी। तो यानी कि ट्रेड परमिशन के लिए दो पर्सनालिटीज़ गए। शुरुआत देखिए किस तरह से हो रही है। 1608 में परमिशन मांगने जा रहे हैं मुगल एम्पर के पास, और 1803 में देखिए अभी क्या होता है, उसको हम अभी डिस्कस करेंगे। 1620 में इन्होंने कांगड़ा एनेक्स किया, ये हिमाचल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कांगड़ा यानी कि कांगड़ा फोर्ट इन्होंने बिल्ड किया। मोती मस्जिद जो लाहौर में है, शालीमार और निशांत गार्डन ये कश्मीर में है, ये भी जो है वो आपका जो है वो जहांगीर ने बनवाए। जहांगीर के टाइम से जो है वो कहीं ना कहीं सिखों और जो आपका सिख और मुगल के बीच में जो है वो राइवलरी शुरुआत हो जाती है, क्योंकि सिख के जो सिक्स्थ गुरु थे, ठीक है, वो जो है वो अभी ये दिवाली का फेस्टिवल भी आने वाला है, तो सिख के लिए इंपॉर्टेंट रहता है कि जहांगीर की कैद से छूटकर जो है वो सिख गुरु हरगोविंद जो है वो सिक्स्थ गुरु थे, ये हरमंदर साहिब यानी कि गोल्डन टेम्पल पहुंचे थे दिवाली वाले दिन। टूम्ब की अगर हम बात करें जहांगीर के, या मकबरा अगर हम बात करें तो लाहौर में है। तो अकबर का कहाँ पर है, सिकंदरा में, ठीक है, और हुमायूं का न्यू दिल्ली में। और बाबर का कहाँ पर हमने पढ़ा, बाबर का हमने पढ़ा काबुल में। और हम अब पढ़ रहे हैं जहांगीर का, तो जहांगीर का कहाँ पर है, लाहौर में। क्यों, क्योंकि उसने मोस्ट ऑफ द टाइम वो लाहौर में ही रहा है।
देन उसके बाद नेक्स्ट आता है शाहजहाँ। शाहजहाँ जो है वो इनके बेटे थे, इनका नाम खुर्रम था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक ना एक नाम तो डेफिनेटली जो है वो सीजेल हो गया या एसएससी जीडी हो गया, इन सब में क्वेश्चंस आते हैं कि इसका नाम क्या था, इसका नाम। बहुत रैंडम सा क्वेश्चन जो है वो जीएस का पूछा जाता है। 1628 से लेकर 56 तक जो है वो इसने रूल किया। इसने शादी की थी मुमताज़ से, फेमस लव स्टोरी है इनकी, और ताजमहल जो है वो लव स्टोरी का जो है वो एक निशानी है। रेड फोर्ट इन्होंने बनाया था, मोती मस्जिद इन्होंने बनाई थी, और ताजमहल को बनाने आई थिंक 1740 से सॉरी 1648 में जो है वो आपका जो है वो ताजमहल बनाया गया था। शाहनामा जो है वो इनायत खान ने लिखा है। शाहनामा जो है वो इनायत खान ने लिखा है, याद रखना। और इसका टूम जो है वो आगरा में है। दारा शिको इनके बेटे थे। दारा शिको फेमस पर्सनालिटी, एक सेकुलर जो है वो लीडर जो है वो उनको माना गया, और ये काफ़ी न्यूज़ में भी रहते हैं। मतलब न्यूज़ इन द सेंस कि दारा शिकोह सेकुलर करेक्टर की वजह से काफ़ी न्यूज़ में थे। और ये बात भी की जाती है कि अगर औरंगज़ेब की जगह दारा शिकोह बनते तो शायद हमारा इतिहास कुछ और होता। ट्रांसलेट किया था इन्होंने भगवत गीता और उपनिषद को पर्शियन लैंग्वेज में। इससे पहले हमने पढ़ा था अब्दुल रहीम खाने खान। आपको बताना है कि इन्होंने बाबरनामा को टर्किश से कौन सी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो, और ऐसे चीज़ें जो है वो कंसेप्ट को लिंक करके पढ़े तो याद रहेंगे। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है औरंगज़ेब की। अगर हम बात करें, औरंगज़ेब 1658 से लेकर 1707 तक जो है वो उसने रूल किया। शाहजहाँ के टाइम पे, शाहजहाँ के टाइम पे यानी कि शाहजहाँ के बेटे थे, ये गवर्नर ऑफ डक्का थे, यानी कि दक्खन के गवर्नर थे, और औरंगज़ेब का इंटरेस्ट भी दक्कन में बहुत ज़्यादा था। औरंगज़ेब को आलमगीर वन या जिंदा पीर भी कहा गया है। औरंगज़ेब को आलमगीर वन और जिंदा पीर भी कहा गया है, ये इंपॉर्टेंट है। जजिया इम्पोज किया था। जजिया यानी कि एक रिलीजियस टैक्स था जो नॉन मुस्लिम्स के ऊपर लगाया जाता था, इसको इन्होंने इम्पोज किया था। और इन्होंने एग्जीक्यूट किया था यानी कि मार दिया था गुरु तेग बहादुर जी को। ये 9th गुरु है गुरु तेग बहादुर जी। इनको फोर्स किया था कि आप जो है वो इस्लाम में कन्वर्ट हो, लेकिन इन्होंने मना कर दिया था। और गुरु तेग बहादुर जी को हिंद की चादर भी कहा गया है, हिंद दी चादर भी कहा गया है। तो ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। 1707 में इनकी डेथ हो जाती है, और इनकी डेथ की जो ईयर है कहीं ना कहीं वहाँ से शुरुआत होती है डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। यानी कि देखो हमने मुगल एम्पायर को पूरा कवर कर दिया, जो बेसिक जो अर्ली मुगल्स हैं उनको हमने कवर कर दिया, लेटर मुगल्स को भी हम साथ में पढ़ेंगे। डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर मतलब एक बड़ा साम्राज्य जिसने पूरे भारत पर रूल किया, उसका पतन जो है वो शुरू हो जाता है। उसके पतन की जो है वो स्टार्ट होती है। तो उसमें कारण है कुछ पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक, यानी कि राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक। राजनीतिक तौर पर, पॉलिटिकल तौर पर अगर हम बात करें तो नई शक्तियों का राइज हो रहा था, यानी कि न्यू पावर का जो है वो राइज हो रहा था। जैसे फॉर एग्जांपल बंगाल, मराठा, ठीक है, ये सब राइज कर रहे थे। सिख इन्होंने राइज करना शुरू कर दिया था, तो जिसकी वजह से मुगल एम्पायर जो है वो कमज़ोर होता जा रहा था। साथ में यहाँ पर पॉलिटिकल में और बता सकते हैं कि जो राजा थे, जो एम्परर थे औरंगज़ेब के बाद के, वो उतने कैपेबल नहीं थे, उतने स्ट्रांग नहीं थे कि वो पूरे पूरे भारत पर रूल कर पाते। सोशल में अगर हम बात करें तो रिलीजियस टैक्सेस लगाए जा रहे थे, जजिया इम्पोज किया जा रहा था, और टैक्स बढ़ रहे थे, ठीक है, प्रोस्पेरिटी ख़त्म हो रही थी सोसाइटी से, जिससे क्या हुआ कि सोशल क्राइसिस शुरू हो गए। इकोनॉमिक में अगर हम बात करें, ज़मींदारी एंड जागीरदारी क्राइसिस। रेवेन्यू कलेक्शन की जो आप कर जो है वो टैक्स जो कलेक्ट किया जाता था, लैंड रेवेन्यू या भूमि कर की अगर हम बात करें, जो कलेक्ट किया जाता था वो, उसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। जमींदार और जागीरदार रिच हो रहे थे, और मुगल एम्पायर जो है वो कमज़ोर हो रहा था, और पीजेंट पर जो है वो इसका असर पड़ रहा था, जो कि सोशल क्राइसिस में रिजल्ट भी होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कारण थे जिसकी वजह से जो है वो आपका मुगल एम्पायर का जो है वो अंत शुरू हुआ या पतन शुरू हुआ। मेन लीडर्स या मेन एम्परर जो है वो 1707 के बाद रहे, तो सबसे पहला आता है बहादुर शाह वन। बहादुर शाह वन 1707 से लेकर 1712 तक रूल करते हैं, और इनको मुज़य्यम भी कहा गया है। क्या कहा गया है इन्हें? मुज़य्यम। और इनके टाइम पे क्या होता है, पेशवा राइज करते हैं। शाहू जी महाराज, ये शाहू जी को हम पढ़ेंगे जब हम मराठा को डिस्कस करेंगे। शाहू जी महाराज को ये रिलीज कर देते हैं, बट नॉट एक्सेप्टेड एज मराठा किंग, बट मराठा किंग एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन जो शाहू जी थे उनको सपोर्ट करते हैं पेशवा। ये शाहू जी बीच में कहाँ से आ गए, हम इनको जब मराठा को डिस्कस करेंगे तब हम जो है वो पढ़ेंगे। हमें नाम याद रखना है बहादुर शाह का,
बहादुर शाह ने जो है वो शाहू जी को रिलीज किया था। देन उसके बाद जहांगीर शाह 1712 से लेकर 1713। जहांगीर शाह के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इनका एक वजीर था जिसका नाम था जुल्फिकर खान। जुल्फिकर खान की मदद से जो है वो जहांगीर शाह एम्परर बने थे। और जुल्फिकर खान फेमस थे इजारा रेवेन्यू फार्मिंग के लिए। इजारा रेवेन्यू फार्मिंग ये एक तरह से रेवेन्यू फार्मिंग सिस्टम था। मतलब इसमें क्या था, टैक्स कलेक्ट किया जाता था। लैंड पहले जो है वो आप ज़मीन जो है वो फार्मर को देंगे, फिर उस पर टैक्स कलेक्ट करेंगे। ऐसा जो है वो इजारा रेवेन्यू फार्मिंग सिस्टम में था। देन उसके बाद नेक्स्ट है फारूक सियार। फारूक सियार 1713 से लेकर 1719 के बीच में। इनके टाइम पे जो हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं, फारूक सियार को सपोर्ट किया था सैयद ब्रदर्स ने। ये दो भाई हुए, हुसैन अली खान और अब्दुल्ला खान। इन दोनों पर्सनालिटीज़ ने जो है वो सपोर्ट किया था फारूक सियार को। और फारूक सियार ने जो है वो फिर किसको मार दिया था, जहांगीर शाह को। इंपॉर्टेंट इवेंट या इंपॉर्टेंट पॉइंट, 1716 में बंदा सिंह बहादुर को मार देते हैं। बंदा सिंह बहादुर को जब हम पंजाब डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर पढ़ेंगे कि ये पर्सनालिटी कौन है, कहाँ से आए। 1717 में बंगाल जो है वो फाउंड किया मुर्शीद कुली खान ने। एक ऑटोनॉमस स्टेट बंगाल जो है वो बना यहाँ पर। और उन्होंने कहा, मुर्शीद कुली खान ने कहा कि मैं बंगाल बना तो रहा हूँ एक अलग से प्रांत, बट लेकिन मैं मुगल साम्राज्य का ही पार्ट हूँ। फारूक सियार ने फ्री ट्रेड राइट दे दी थे ब्रिटिश को 1717 में। यानी कि ब्रिटिशर्स को कहा कि आपको ट्रेड करनी है, व्यापार करना है, आप करो। आपको कोई टैक्स ड्यूटी पे करने की जरूरत नहीं है, आप एनुअल इतना अमाउंट पे कर देना बस। ये बात जो है वो सैयद ब्रदर्स को पसंद नहीं आई और उन्होंने क्या किया, फारूक सियार को मार दिया। फिर वो उन्होंने एम्परर बनाया मोहम्मद शाह रंगीला को। जो नेक्स्ट मुगल एम्परर बने वो बने मोहम्मद शाह रंगीला। रंगीला इन्होंने जो म्यूज़िक के बड़े फ़ैन थे ये, ठीक है, कथक में एक्सपर्ट थे। रूल करना इनका मेन टारगेट नहीं था। 1719 से लेकर 1748 तक जो है वो उन्होंने रूल किया। इन्होंने क्या किया, निज़ाम, अगेन इनका एक वफादार था निज़ाम, निज़ामुल मुल्क भी इसको जो है वो कहा गया है। इसको हम डिस्कस करेंगे जब हम हैदराबाद को पढ़ेंगे। निज़ाम की मदद से सैयद ब्रदर्स को मार दिया, क्योंकि इनको पता था अगर मैंने सैयद ब्रदर्स को नहीं मारा तो पॉसिबिलिटी ये है कि ये मुझे मार सकते हैं। तो इन्होंने निज़ाम की मदद ली और सैयद ब्रदर्स को मार दिया। इनके टाइम पे इंपॉर्टेंट बैटल हुई, जो बैटल पूरा का पूरा चेंज है मुगल। अगर हम बात करें यहाँ तक में, ये जो बैटल है बैटल ऑफ करनाल, ये जो है वो पूरे का पूरा इवेंट चेंज हुआ है इस बैटल से। ये बैटल से मैसेज गया यूरोपियंस को, ये बैटल से मैसेज गया मराठा को कि जो मुगल एम्परर है वो कमज़ोर हो गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये बैटल ऑफ करनाल में नादिर शाह वर्सेस रंगीला, नादिर शाह जो है वो इस बैटल में मोहम्मद शाह रंगीला को बहुत बुरी तरह से हराते हैं। इन्वेड किया था नादिर शाह ने, दिल्ली पर अटैक किया था नादिर शाह ने। जब नादिर शाह को पता चला, हमने कंसेप्ट सीखा कि जब एम्परर कमज़ोर होगा तो उसके ऊपर अटैक होगा। तो नादिर शाह पर्शिया से अटैक करने के लिए आया था। पर्शिया यानी कि प्रेजेंट टाइम वाला ईरान। ईरान से जो है वो भारत पर अटैक करने के लिए आया। और 1739 में बैटल ऑफ करनाल में रंगीला को हराकर जो है वो यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली इतना पैसा लूट कर गया था कि 3 साल उसने अगले जो है वो ईरान में टैक्स नहीं लगाया। देन उसके बाद नेक्स्ट जो बनते हैं वो बनते हैं अहमद शाह, 48 से लेकर 54। इनके टाइम पे जो है वो मराठा एक्सपैंड करते हैं, मराठा दिल्ली तक जो है वो रेड करना शुरू करते हैं। आलमगीर सेकंड 1754 यानी कि 1754 से लेकर 1759 तक रूल करते हैं। इनके टाइम पे इंपॉर्टेंट हुआ है बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। इसको जब हम बंगाल को पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये बैटल हम पूरी डिस्कस करेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल नवाब सिराज के बीच में जो है वो ये लड़ाई हुई थी, बैटल ऑफ प्लासी। देन उसके बाद नेक्स्ट बनते हैं शाहजहां थर्ड, 1759 से लेकर 60, सिर्फ एक साल। इनके टाइम पे बैटल ऑफ बेदरा हुई। ये लड़ाई में डच जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी से हार जाते हैं, यानी कि सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो भारत में बची। उसके बाद नेक्स्ट बनते हैं शाह आलम सेकंड, 1760 से लेकर 1806 तक। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 में हुई। ये पानीपत की जो तीसरा युद्ध है, ये मराठा
वर्सेस अहमद शाह अब्दाली हो रखी है। मराठा वर्सेस अहमद शाह अब्दाली। अब एक कंसेप्ट समझना है यहाँ पे कि मराठा रूल कहाँ पे कर रहे थे, दक्कन में, और दिल्ली यहाँ पर ऊपर। तो मराठा यहाँ से दिल्ली को सपोर्ट करने के लिए गए, तो दैट मीन्स मराठा कितने स्ट्रांग थे इस टाइम पे, ये हमें यहाँ पर क्लियर होता है। इसके इनके टाइम पे ही बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में, जिसको भी हम पूरा डिस्कस करेंगे जब हम बंगाल को पढ़ेंगे। देन उसके बाद नेक्स्ट बनते हैं अकबर सेकेंड, 1806 से लेकर 1837। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैंने आपको बताया था कि 1608 में कैप्टन हॉकिंग्स जहांगीर के कोर्ट में गए, सर वी नीड परमिशन, हमें परमिशन चाहिए टू एस्टेब्लिश कंपनी, कि हमें एक फैक्ट्री लगानी है, सर परमिशन दे दो। लेकिन 1803 में मुगल एम्पर को पेंशन दे रही है वही कंपनी कि सर हम आपको पेंशन देते हैं, आप चुपचाप बैठो, पेंशन लो, बाकी सब हम कुछ सारा हम मैनेज करेंगे। तो ये हो गया एक तरह से पॉलिटिकल रूल की शुरुआत, कहीं ना कहीं जो है वो इस तरह से जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने की भारत में। अकबर सेकंड 1806 से लेकर 1837 के बीच में, और ये अकबर सेकंड ने जो राजा राम मोहन रॉय थे उनको राजा का टाइटल दिया था इन अकबर सेकंड ने। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है ऑलरेडी एक बार। देन उसके बाद लास्ट जो एम्परर बनते हैं वो बनते हैं बहादुर शाह सेकंड। लास्ट मुगल एम्परर थे ये 1837 से लेकर 57 तक। इनको रिवोल्ट ऑफ द लीडर भी कहा गया है, जो 1857 का रिवोल्ट हुआ था उसके लीडर भी जो है ये थे। इसके बाद जब रिवोल्ट में डिफीट हो गए ये, तो इनको रंगून जो है वो डिपोर्ट कर दिया गया था, और बाद में इनकी 1862 में जब वो मृत्यु हो जाती है रंगून में। आई होप ये जो हमारा इनिशिएटिव है आपको हेल्प करेगा एग्जाम के लिए। प्लीज़ सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट। थैंक यू फॉर टुडे।